हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले इस वीडियो में आज के मार्केट्स को देखेंगे एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एफआई 25 के लिए। तो चलिए विदाउट मच अडो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट्स ने अच्छा हाई बनाया, बट उसके बाद सेकेंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट लास्ट 15 मिनट्स में फिर से मार्केट्स रिकवर कर चुका था। तो पॉइंट ये है कि अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो चुका है। एंड मुझे जो पर्सनली लग रहा है, ऑब्वियसली काफी दिनों से लग रहा है कि मार्केट्स इसी रेंज के आसपास 22,000 के आसपास कंसोलिडेट करते जाएगा, जो काफी अच्छा हो जाता है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू टेरिटरी में नहीं जाएगा। एंड स्टॉक्स भी कंसोलिडेट करेंगे तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए उनको तैयार होने का मौका मिलेगा। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में जो करेक्शन आया है, काफी स्टॉक्स अब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने भी काफी पोजीशंस बनाई नई इस करेक्शन में। एंड उसके बाद अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो आज 0.82% ऊपर बंद हुए हैं। मिड कैप स्टॉक्स काइंड ऑफ फ्लैट बंद हुए। विक्स 12.7 पे आ चुका है, जो काफी अच्छा हो जाता है इंडियन मार्केट्स के लिए। एंड अगर डेली चार्ट्स में देखें तो यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.34 के आसपास चली गई थी, जो अभी डिक्लाइन होके 4.22 पे आ गई है। दैट मींस अराउंड 12 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर यूएस गवर्नमेंट की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कम होती है तो इमर्जिंग मार्केट्स में इनफ्लोज ज्यादा होते हैं। एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी प्राइस अगर देखें तो हाई इसने बनाया था $87, बट $2 का फॉल आ गया है, जो अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। अभी उतना कोई डिक्लाइन आया नहीं है, तो एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगा। बट एक रिपोर्ट आई थी कि यूएस यूएस के पास अच्छा खासा स्टॉक है ऑयल का, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके बाद अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो का बात करें तो 1148 शेयर्स या स्टॉक्स एडवांस हुए, उसके अगेंस्ट में 1492 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो जिस हिसाब से भाग रहा था उस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट समहाउ एडवांस कम हुए हैं, डिक्लाइन ज्यादा हुए हैं। एंड उसके बाद एफ आई एस डी आई एस की एक्टिविटी देखें तो एफ आई एस आज कुछ दिनों बाद 2170 के नेट बायर्स बने हैं। कल ऑलमोस्ट फ्लैट से थे। एंड डीआईएस की बात करें तो 1197 करोड़ के नेट बायर्स रहे हैं। अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो अच्छी खासी तेजी में थे। निफ्टी रियलिटी अगेन स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, एंड मैं पर्सनली रियलिटी को लेकर काफी बुलिश हूँ। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं निफ्टी रियलिटी में। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जो मैं रेगुलरली मेंबर्स के साथ डिस्कस करते रहता हूँ। आप लोगों के साथ भी काफी बार मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं रियलिटी सेक्टर में। एंड उसके बाद ऑटो में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। प्राइवेट बैंक अच्छी तेजी में थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। ऑयल एंड गैस 0.54% अप था, प्राइमरली लेड बाय रिलायंस। एंड उसके बाद अगर नेगेटिव्स की बात करें, जो वीक सेक्टर्स रहे वो आईटी सेक्टर काफी ज्यादा वीक हो चुका है एज ऑफ नाउ, जब से एक्सेंचर ने अपनी जो गाइडेंस है वो कम की है। उसके बाद आईटी सेक्टर काफी प्रेशर में है। पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। एंड उसके बाद चलिए आ जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर, जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप करेक्शन में काफी ज्यादा करेक्ट हो गए थे, 15-20% तक करेक्ट हो गए थे, बट अभी काफी स्टॉक्स रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नंबर वन है फॉर एग्जांपल प्रीकॉल। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, अच्छा होल्ड है मार्केट के ऊपर। एंड जो बेसिकली डैशबोर्ड के ऊपर जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाते हैं वो ये कंपनी बनाती है। एंड डिक्लाइन के बाद अब ये स्ट्रांगली रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जो इसका कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आने वाले टाइम के लिए। डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरा इस स्टॉक में, एंड मैं पर्सनली भी होल्ड करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, जिसमें मेरा हाईएस्ट एलोकेशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशंस है पोर्टफोलियो में। एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले भी काफी डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 1900 1800 1900 लेवल से डिस्कस किए जा रहा हूँ। एंड उसके बाद अभी रिसेंट की बात करें तो यहाँ इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट दिया था। ऑलमोस्ट 5400 के आसपास गया था, बट वापस करेक्शन में इसमें भी डिप आया है। एंड जो इसकी जो नेकलाइन थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की, वहाँ इसने सपोर्ट लिया एंड वहां से राइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ईपी सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन में अच्छा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हो रहा है, जिसकी वजह से काफी
तेजी में है ये स्टॉक, एट द सेम टाइम ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को कंसीडर कर लें तो जो ओवर लॉन्ग पीरियड होती हैं, तो मोर देन 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड मार्केट कैप इसका है 7,500 करोड़ के आसपास। एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है 25% करोड़ ग्रोथ। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, कैश फ्लोज पॉजिटिव रहते हैं, प्राइस अर्निंग्स रेशियो अराउंड 32 के आसपास है। एंड कंसिडरिंग कि 25% ग्रोथ की मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है एंड जो रेगुलरली अचीव भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट बोल रही है बट पास्ट क्वार्टर्स में अचीव नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली अचीव भी किए जा रही है, जिसकी वजह से पावर मैक काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है इस पॉइंट पे। एंड डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं ना, आप कोई भी स्टॉक की अगर स्ट्रेंथ देखना हो ड्यूरिंग द डे तो आप 15 मिनट्स का चार्ट लगा सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग सी हुई, उसके बाद ऊपर गया एंड वो वापस इसमें थोड़ा-सा डिक्लाइन आया बट 15 ईएमए के पास इसने सपोर्ट लिया एंड वापस ऊपर की तरफ चला गया है एंड क्लोजिंग जो हुई है वो हाई के आसपास हुई है, डेज़ हाई के आसपास, जो अगेन स्टॉक के स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है एंड अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो नीचे 15 मिनट्स के चार्ट में ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रेड कैंडल्स, तो ये स्टॉक की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अगेन और ये पावर मैक प्रोजेक्ट जैसा आप देख सकते हैं, अभी थर्सडे को ही लास्ट वीक थर्सडे को ही मैंने मेंबर्स को इन्फॉर्म किया था कि अराउंड 4600 के आसपास फिर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन लेस देन अ वीक 4900 हो चुका है। एंड उसके बाद जो स्टॉक है आज ये मैंने वापस डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बेट्स है। मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ एंड अगेन इसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप के मेहम के बाद, करेक्शन के बाद वापस ये स्ट्रांगली रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड आज ही मेंबर्स को सजेस्ट किया था कि अराउंड 322 के आसपास काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड आप देख सकते हैं 322 के लेवल से वहाँ से भी ऑलमोस्ट ये 2.5 टू 3% आज ही बढ़ चुका है एंड अगेन ये भी ईपीसी सेक्टर में है। अगेन 25% की ग्रोथ गाइडेंस है, वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, कैश फ्लोज पॉजिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से आईटी सीमेंटेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड अगेन कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद अपनी एनालिसिस पे करना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके करना है। उसके बाद फोर्थ जो स्टॉक है, ऑब्वियसली अभी तक 3 स्टॉक्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रीकॉल, पावरमैक, आईटीडी सीमेंटेशन एंड उसके बाद अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है एनसीसी। एनसीसी ये मैं काफ़ी लोअर लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ, अराउंड 125 128 लेवल से डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका था बट रीसेंट करेक्शन के बाद अब फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ भी मैंने डिस्कस किया था जब इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जनवरी में, वहाँ से इसने ब्रेकआउट देके अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था, 260 के आसपास पहुँच गया था बट रीसेंट करेक्शन आया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें भी कंपनी का नाम आया है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा प्रेशर में आ गया था। बट कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जहाँ गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलते हैं, छोटे स्केल में जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स रहते हैं उनको रेस्टोरेंट्स वगैरह में लेके जाते हैं, बार-वार में लेके जाते हैं, दारू पिलाते हैं, जिसकी वजह से ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके। तो कहीं न कहीं ऑब्वियसली एनसीसी भी बॉन्ड्स मैं ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जो होता है एंड इसको भी प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ऑब्वियसली बॉन्ड्स वगैरह खरीदने पड़े थे एंड जिसकी वजह से अच्छा खासा करेक्शन आया था एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई एंड उसके बाद लगातार ये राइज करने की कोशिश कर रहा है, आज हल्का सा डिप आया तो अगेन ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, अगेन इसकी भी वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। आप देखेंगे 22.5 की है, जो अपनी गाइडेंस थे मैनेजमेंट लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से रेगुलरली एक्सीड किए जा रहा है। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2022 में 3900 करोड़ की रेवेन्यूज थी जो ग्रो होके 5260 हो गई थी, मोर देन 25% का ग्रोथ एंड अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 168 से 231। तो जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है बेसिकली अंडर प्रॉमिस कर रही है ना, ओवर डिलीवर कर रही है, तो ये स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इस पॉइंट पे। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स अगेन ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ भी नहीं था अपने हाई से, 413 के आसपास से ये अराउंड 370 के आसपास आया था एंड अभी ऑलमोस्ट वापस अपने हाई के आसपास पहुंच गया था, यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर इसको ये क्रॉस करके सस्टेन करता है ऊपर, दैट मीन्स अगर 415 420 के ऊपर सस्टेन करता है ये, तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए रेडी हो जाएगा एंड ये ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज में ट्रेड करता है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखेंगे
तो जो हायर लोज़ की ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे लगातार ये आके सपोर्ट लेता है एंड वहाँ से राइज़ कर जाता है। अगेन मेंबर्स के साथ ये स्टॉक काफ़ी डिस्कस होता रहता है। ऑर्गेनाइज़्ड ज्वेलरी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, मुझे लगता है। पर्सनली जो अनऑर्गेनाइज़्ड ज्वेलर्स हैं, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज़्ड ज्वेलरी बिज़नेस है, वो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है एंड जैसा ये कंपनी फ्रैंचाइज़ मॉडल की तरफ भी जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है, नए-नए शोरूम्स खुल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड पे है बट काइंड ऑफ कंजम्पशन स्टॉक है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़ी हायर मिलती भी है एंड फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए कल्याण ज्वेलर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद होटल एंड टूरिज्म पे आ जाते हैं। ये स्टॉक भी आज ही डिस्कस हुआ मेंबर्स के साथ, ऑब्वियसली काफ़ी पहले से डिस्कस कर रहा हूँ ये स्टॉक। मुझे टूरिज्म सेक्टर, होटल एंड टूरिज्म सेक्टर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पसंद पसंद है। बट ये इंडियन होटल्स ऑब्वियसली लीडिंग ब्रांड्स है। ताज जो आइकॉनिक ब्रांड है इनका, वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। टूरिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर रहा है, वहाँ अलग-अलग होटल्स खोल रहा है। तो ऑब्वियसली लीडिंग कंपनी है होटल सेक्टर में एंड अगेन ये आज 575 के आसपास डिस्कस हुआ था एंड ये ऑलमोस्ट 592 593 पे पहुंच गया था, बट लास्ट में क्योंकि मार्केट्स में थोड़ा सा जर्क आया, जिसकी वजह से इसमें भी थोड़ा बहुत करेक्शन आया, बट स्टिल 3% ऊपर बंद हुआ है एंड यहाँ पे हल्का फुल्का क्रॉसओवर भी दिख रहा है 9 ईएमए एंड 15 ईएमए के बीच में। एंड अगर ये क्रॉसओवर सस्टेन हो जाता है, जस्ट इन केस यहाँ से सिर्फ अगर टच होके वापस 9 ईएमए नीचे की तरफ चला जाता है 15 ईएमए से, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा थोड़ा-सा बेयरिश टोन आ जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अराउंड 600 के आसपास। बट अगर ये क्रॉसओवर सस्टेन हो जाता है कल, तो आने वाले टाइम के लिए और ज़्यादा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ओवर द लॉन्गर टर्म मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट्स है इंडियन होटल्स को लेकर। होटल इंडस्ट्री अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की या कॉम्प्लिकेटेड रही है, बट अभी जो टेलविंड्स हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, टूरिज्म इतनी जल्दी जो हाइप है उसका कम होने वाला नहीं है। चलिए हाइप से कुछ और भी याद आ गया, आजकल रघुराम राजन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, पर चलिए उनकी बात नहीं करते हैं एंड तो ये जो हाई है अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो अगेन इंडियन होटल्स पे आप बिंदास ऐड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी। रियलिटी सेक्टर वैसे भी मुझे बहुत पसंद है एंड ये स्टॉक ऑब्वियसली यहाँ से मैं इसको ज़्यादा लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, मेरे पास भी है। बट यहाँ पे जो अर्निंग्स आई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, 1300 के आसपास पहुँच गया था। स्पेसिफिकली जो अर्निंग्स थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हुए थे एंड जो कुछ लॉन्चेस थे वो डिले हो गए थे, स्पेसिफिकली थाने वगैरह में, जिसकी वजह से स्टॉक में डिक्लाइन देखने को मिला। बट अभी वापस लॉन्चेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्री सेल्स इम्प्रूव हो गई हैं एंड वैल्यूएशन रीजनेबल है कंपनी की एंड ऑब्वियसली ये क्या बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी सेक्टर में है, जिसकी डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि जो रिच पीपल है दे आर गेटिंग रिचर। तो अगेन यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 1387 के आसपास एंड उसके बाद लगातार राइज किए जा रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ा-सा ओवरबॉट ज़ोन में पहुँच गया है, तो अगेन इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। अभी जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, वहाँ से इसकी प्री-सेल्स को सपोर्ट मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनिटली आप कंसिडर कर सकते हैं इस लेवल पे। एंड फाइनली एक जो स्टॉक है, थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टॉक है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेड के लिए लिया हूँ, क्योंकि जो एविएशन इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा आप लोग जानते हैं, काफ़ी प्लेयर्स आते हैं, पेरिश हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है, बट इंडिगो अपने आप को सस्टेन कर रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है। एट द सेम टाइम कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी प्लान्स है, नए-नए फ्लाइट्स खरीद रहा है एंड नए-नए रूट्स पे आ रहा है, जिसके कारण इंडिगो अभी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स कल इसमें एंट्री बनाई थी एंड जो आप इसका ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, बेसिकली राइजिंग कन्वर्जिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, वहाँ उसके बाद मैंने इस स्टॉक में परचेजिंग ली थी कल। अराउंड 4% ऑलरेडी राइज कर चुका है मेरे लिए, तो वापस अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा एंड यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करना चाहें, तो स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हैं। अगेन कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।